हेलो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे अपवाह तंत्र की। भारत में अपवाह तंत्र हमने उद्गम के अनुसार देखा था हिमालय क्षेत्र का अपवाह तंत्र, और अब देखेंगे प्रायद्वीपीय पठार या प्रायद्वीपीय क्षेत्र का अपवाह तंत्र। आज का अपना टॉपिक क्या है? प्रायद्वीपीय क्षेत्र का अपवाह तंत्र। हिमालय में हमने गंगा अपवाह तंत्र, यमुना अपवाह तंत्र और सिंधु नदी का अपवाह तंत्र हमने बात की। ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र हमने चर्चा की है। इनके बाद में हम आते हैं प्रायद्वीपीय क्षेत्र पर। तो 2 नंबर पे हमारा क्या था? प्रायद्वीपीय क्षेत्र का अपवाह तंत्र। प्रायद्वीपीय जो क्षेत्र है वो प्रायद्वीपीय क्षेत्र की जो चट्टानें हैं वो प्राचीनतम काल की चट्टानें हैं। गोंडवाना लैंड की चट्टानें, आर्किन समूह की चट्टानें बोल सकते हो इसको। आर्किन काल की जो चट्टानें हैं वो अपने प्रायद्वीपीय भाग की जो चट्टानें हैं वो पहले की चट्टानें हैं। ठीक है। इसमें जब हिमालय में उत्थान हुआ, हिमालय में जब उत्थान हुआ, उत्थान से पहले ही हिमालय में उत्थान कब हुआ? टर्सरी काल में। इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन, इन कालों में यहाँ पे हिमालय में क्या हुआ? उत्थान हुआ। सबसे पहले इयोसीन में हुआ, ओलिगोसीन में हुआ, मायोसीन, प्लायोसीन में हुआ। ठीक है। उससे पहले ही इस प्रायद्वीपीय भाग पर जो नदियाँ हैं उन नदियों के द्वारा यहाँ पे अत्यंत काट छाँट कर दी गई थी। यानी इस प्रायद्वीपीय पठार की काट छाँट करके वो अपने मार्ग को निर्मित कर चुकी थी। कुछ प्रकार की नदियाँ हैं। ठीक है। लेकिन जो भूगर्भिक हलचल हुई, जब हिमालय का काल आया या टर्सरी काल आया, उस समय हिमालय के जब इसमें 2 प्लेटों का टकराहट हुई तो उस समय इस प्रायद्वीपीय भाग का जो ढाल था वो ढाल दक्षिण पूर्व की ओर हो गया। तो यहाँ पर अधिकांश जो नदियाँ प्रायद्वीपीय पठार की अधिकांश नदियाँ हैं उनका जो ढाल है वो ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर हो गया। अधिकांश जो नदियाँ हैं प्रायद्वीपीय पठार की वो दक्षिण पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी में जाती हैं। लेकिन इसके अंदर भी कुछ नदियां ऐसी हैं जो अरब सागर में जाती हैं। जब भूगर्भिक हलचल हुई तो इस प्रायद्वीपीय पठार में कुछ भ्रंश रेखाएं निर्मित हुई थी। भ्रंश रेखाओं के कारण उस भ्रंश घाटियों में कुछ नदियां बहती हैं जिसमें नर्मदा है, ताप्ती है। नर्मदा और ताप्ती नदियां ऐसी हैं जो कि इस भारत के प्रायद्वीपीय पठार के जो ढाल है, सामान्य ढाल है, उसका अनुसरण नहीं करती हैं, उसके विपरीत बहती हैं। कारण कि वहाँ पर जो भ्रंश रेखाएं हैं वो भ्रंश रेखाओं के कारण ये नदियाँ हैं वो अरब सागर में गिरती हैं। यहाँ पे हम अगर बात करें भारत के अंदर इस क्षेत्र में, तो भारत में सभी नदियों का जो ढाल है, ठीक है, भारत में जो नदियाँ हैं उनका ढाल प्रायद्वीपीय पठार का वो तो किधर है? दक्षिण पूर्व की तरफ है। ठीक है। और जो भाग यहाँ भारत में देखें तो भारत के अंदर यहाँ पर इसका ढाल तो किस तरफ है? दक्षिण पूर्व की तरफ है। प्रायद्वीपीय पठार की बात कर रहे हैं। हिमालय के अलावा इस क्षेत्र की बात करें, क्योंकि भारत का जो मालवा पठार है, अरावली वाला क्षेत्र है, वही पठारी क्षेत्र ही है। ठीक है। हाड़ौती का पठार है। ठीक है। तो इस पठारी भाग की बात करें, ऊपर तो हिमालय की हमने चर्चाएँ कर ली हैं, यहाँ भी पठार का क्षेत्र ही है, प्रायद्वीपीय पठार का भाग है ये। जो इधर वाला गारो खासी जयंतियों वाली जो पहाड़ियाँ हैं, शिलोंग का पठार है, जो असम वाला पठार जिसको बोलते हैं, तो वो पठार भी इस प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है। तो इसके उत्तर में तो हमने यहाँ पे सिंधु अपवाह तंत्र पढ़ लिया था, यहाँ पे हमने गंगा अपवाह बेसिन पढ़ लिया, इसके साथ में यमुना पढ़ लिया, यहाँ पर ब्रह्मपुत्र पढ़ लिया। ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियों के यहाँ पे क्षेत्र हैं। यहाँ पर इस प्रायद्वीपीय पठार में इसमें पहले नदियों के काट छाँट से यहाँ पे नदियों का मार्ग था। इन मार्ग की नदियाँ कहाँ आती थी? समुद्र में आती थी, अरब सागर में आती थी। इधर वाली नदियों का ढाल जब हिमालय बना, इसकी टकराहट हुई तो इसका ढाल तिरछा हो गया, इसका ढाल दक्षिण पूर्व की ओर हो गया। तो आज प्रायद्वीपीय भारत की जो अधिकांश नदियां हैं उन अधिकांश नदियों का पानी किधर जाता है? पूर्व की तरफ जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर इस क्षेत्र में ये जो नदियाँ हैं 2, इस भूगर्भिक हलचल के कारण यहाँ पे भ्रंश रेखाएँ निर्मित हुई थी। ये भ्रंश रेखाएँ, ठीक है, इस भ्रंश रेखाओं के कारण यहाँ इस भ्रंश घाटियों में जो पानी है इस पर्वतीय क्षेत्रों का, वो पानी इस घाटियों में इधर अरब सागर की ओर आता है।
कुछ भाग है इस भ्रंश रेखा के सहारे, यहाँ पे महानदी है, यहाँ इस भ्रंश के सहारे यहाँ गोदावरी नदी है। तो इन नदियों का पानी बंगाल की खाड़ी में जाता है। इधर नर्मदा और ताप्ती का पानी किधर जाता है? अरब सागर में जाता है। ठीक है, यहाँ पर इसका ढाल ऐसे होने से इसकी कगारनुमा भाग है यहाँ की, वो कगारनुमा ऊपर होने के कारण इसके पश्चिमी भाग में जितनी भी नदियाँ हैं वो सारी की सारी यहाँ अरब सागर में जाती हैं। जितनी भी जलधाराएं हैं वो जलधाराएं कहाँ जाती हैं? अरब सागर में जाती हैं। बाकी इस पूर्वी ढाल वाली जो नदियाँ हैं वो सारी कहाँ जाती हैं? इस बंगाल की खाड़ी में जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर इस जो नदी है सिंधु नदी, इसका पानी अरब सागर में आता है। ठीक है, यह तो सबसे पहले की नदी है। हिमालय से उत्थान होने से पहले ही इस नदी का निर्माण हो चुका था। ये तो नदी ऐसी है कि ये पूर्ववर्ती नदी है, ये हिमालय के उत्थान को नज़रअंदाज करके अपने मार्ग में ही बहती रही। तो इस प्रकार की नदियां हैं वो अपने इस क्षेत्र में अपने काट छाट करके अपने मार्ग को निर्मित कर चुकी थी पहले ही। ठीक है, तो यहाँ पे बात करें हम तो इस प्रायद्वीपीय पठार है, इसकी जो ये नदियाँ हैं इस नदियों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक भाग तो यहाँ पे बांट सकते हैं इसके अंदर पश्चिम की ओर जल ले जाने वाली नदियाँ, पश्चिम की ओर जल ले जाने वाली नदियाँ, जल ले जाने वाली नदियाँ। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसमें देख सकते हैं हम पूर्व की ओर जल ले जाने वाली नदियाँ, पूर्व की ओर जल ले जाने वाली नदियाँ। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्षेत्र में दो भागों में इसको बांट सकते हैं इस प्रायद्वीपीय भारत को। एक तो पश्चिम की ओर जल ले जाने वाली नदियाँ हो गई, एक पूर्व की ओर जल ले जाने वाली नदियाँ हो गई। तो यहाँ पे इन नदियों के अंदर जो पश्चिम की ओर जल ले जाने वाली नदियाँ हैं, जो अरब सागर में जल ले जाने वाली नदियाँ हैं, उन नदियों की कुछ विशेषताएं हैं। एक तो विशेषता यहाँ पे एस्चुरी, एस्चुरी को ही जवार नदमुख बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जवार नदमुख। दूसरी विशेषता है डेल्टा, और तीसरी विशेषता यहाँ की रण क्षेत्र, रण क्षेत्र का निर्माण। ठीक है, ये तीन विशेषताएं यहाँ पे बात करें इस पश्चिम की ओर जल ले जाने वाली नदियाँ हैं, नदियों की तीन विशेषताएं हैं। कुछ नदियाँ ऐसी हैं जो एस्चुरी का निर्माण करती हैं, जवार नदमुख का निर्माण करती हैं। ठीक है, कुछ नदियाँ ऐसी हैं जो डेल्टा बनाती हैं, कुछ नदियाँ ऐसी हैं जो रण क्षेत्र का निर्माण करती हैं। ठीक है, एस्चुरी का मतलब होता है जो नदियाँ अपने साथ में जो मलबा लेकर के चलती हैं उस मलबे को उसी वेग से जाकर के सीधा का सीधा समुद्र में डाल देती हैं। इस प्रकार की नदियाँ एस्चुरी का निर्माण करती हैं। भारत की अनेक नदियाँ एस्चुरी बनाती हैं, लेकिन मुख्य रूप से दो हैं, एक तो नर्मदा और एक ताप्ती। ये भारत की एस्चुरी निर्मित करने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है नर्मदा नदी। ठीक है, दूसरी है यहाँ पे ताप्ती। दोनों यहाँ पे एस्चुरी का निर्माण करती हैं। और पश्चिमी घाट के पश्चिमी भाग पर जो भी नदियाँ हैं, जितनी भी इस ढाल पर नदियाँ हैं, वो सारी की सारी एस्चुरी का निर्माण करती हैं। अपने साथ जो मलबा लाते हैं सीधा वो समुद्र में डाल देती हैं। ठीक है, दूसरी बात डेल्टा। डेल्टा यहाँ निर्मित करने वाली नदियाँ अनेक हैं, जिसके अंदर यहाँ पे लूनी भी है, लूनी का डेल्टा भी है, यहाँ पर माही नदी है, यहाँ पे पश्चिमी बनास है, साबरमती नदियाँ हैं। ये नदियाँ यहाँ पर इस गुजरात का मैदान को निर्मित करने में अपना हिस्सा स्थान रखती हैं। गुजरात का मैदान है वो डेल्टा निर्मित मैदान है, यानी गुजरात के मैदान में डेल्टा बनाने में किन किन नदियों का हाथ है? लूनी का है, माही का है, पश्चिमी बनास का है और साबरमती का है। तो इन नदियों का यहाँ पे हाथ है यहाँ के मैदान बनाने में। ठीक है, यहाँ रण क्षेत्र में, रण क्षेत्र यानी कि यहाँ पर रण क्षेत्र का क्या मतलब होता है? जो खारे दलदली भूमि होती है, खारी दलदली यानी लवणता से युक्त जो दलदली भूमि होती है, वो भूमि को क्या कहते हैं? रण क्षेत्र। यानी कि सागरीय जो लवणता है वहाँ पे पाई जाती है, उस क्षेत्र को कहते हैं रण क्षेत्र। ठीक है, तो यहाँ पे लूनी नदी है या उसी प्रकार की जो खारी नदियाँ हैं, उनके द्वारा यहाँ पे गुजरात में कच्छ के रण का निर्माण किया गया है। कच्छ के रण के जो क्षेत्र है वहाँ पे नदियों के द्वारा तो मिट्टी ला करके बिछा दी जाती है। ठीक है, और वहाँ पे जो ज्वारीय जल है, जो ज्वारीय जल होता है या सागर का खारा जल होता है, उनके अतिक्रमण से यहाँ पे रण क्षेत्र का निर्माण होता है।
सागरीय लवणता कैसे बढ़ती है यहाँ पे इस क्षेत्रों में, यानी कि जो नदियाँ हैं लूणी हैं, उसी प्रकार की जो और नदियाँ हैं उनके द्वारा वहाँ पे मिट्टी का निर्माण तो कर दिया जाता है। जैसे राजस्थान के इस भाग में इन नदियों के द्वारा मिट्टी का निर्माण कर दिया जाता है, लेकिन इसके ऊपर जो ज्वारीय जल है वो ज्वारीय जल और यहाँ में सागरीय जो जल आता है उसके अतिक्रमण से, यानी इसका पानी इधर आने से वहाँ पर ये जो खारापन है इसका वो उस मिट्टी में मिल जाता है और वहाँ पे लवणता की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण वो रण क्षेत्र निर्मित हो जाता है। ठीक है, तो इन नदियों के द्वारा यहाँ पे 3 प्रकार की विशेषता रखते हैं, एस्चुरी, डेल्टा और रण क्षेत्र। ठीक है, आज पढ़ने जा रहे हैं हम पश्चिम की ओर जल ले जाने वाली नदियों के बारे में। सबसे पहले हम अपने इस नदियों के बारे में चर्चा करें तो सबसे पहले नदी ले रहे हैं हम लूणी नदी। कौन सी नदी है? पश्चिम की ओर जल ले जाने वाली नदियों में सबसे प्रमुख नदी है लूणी नदी, सबसे उत्तर की ओर। तो लूणी नदी की बात करें हम, लूणी नदी राजस्थान में मध्य अरावली क्षेत्र है। यहाँ पे बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में तो इस क्षेत्र में बात करेंगे हम राजस्थान के, यहाँ पर अरावली पर्वत श्रृंखला है। यहाँ पे कौन सी पर्वत श्रृंखला है? यहाँ पे अरावली पर्वत श्रृंखला। ठीक है, ये राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला है। इसका जो मध्यवर्ती भाग अरावली का, इसमें यहाँ पे जिले हैं राजस्थान के, अजमेर जिला भी है मध्यवर्ती क्षेत्र में, यहाँ इसके पास में जयपुर भी है, यहाँ पे नागौर है, जोधपुर है, यहाँ पे पाली है, यहाँ पे बाड़मेर वाला जिला है, यहाँ पे जालोर है। ठीक है, तो इसके पास में ये जो अजमेर है, इस अजमेर में मध्य अरावली में एक पहाड़ी का नाम है नाग पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? नाग पहाड़ी। नाग पहाड़ियाँ हैं, उस नाग पहाड़ियों से लूणी नदी का उद्गम होता है। किसका होता है? लूणी नदी का। लूणी नदी अजमेर के नाग पहाड़ से यहाँ से निकलते ही ये नागौर में जाएगी। कहाँ जाएगी? नागौर में। सबसे पहले कहाँ जाएगी? नागौर में। नागौर के बाद में ये जोधपुर में जाती है। जोधपुर के बाद में ये पाली में एंटर करेगी। पाली से बाद में बाड़मेर में, बाड़मेर से ये जालोर में, जालोर से गुजरात में, और गुजरात के कच्छ के रण में जाकर के डेल्टा बना देती है। समझ में आ गया? ये जो लूणी नदी है ये निकलती कहाँ से है? अजमेर के नाग पहाड़ से। मध्य अरावली का क्षेत्र है अजमेर, वहाँ से ये निकलती है, निकल करके नागौर में जाती है। नागौर से फिर ये किस में जाएगी? जोधपुर में जाएगी। जोधपुर से पाली में जाएगी, और पाली से ये बाड़मेर में जाती है। बाड़मेर से ये कहाँ जाएगी? जालोर में, और जालोर से गुजरात में एंटर करके, और गुजरात में जा कर के यहाँ पे कच्छ का रण है, यहाँ पे ये गुजरात भाग है। यहाँ पर ऐसे जो बना हुआ क्षेत्र है, देखिए यहाँ पे इस क्षेत्र को ध्यान में रखना, ये जो भाग बना हुआ है ऐसे भारत का, इसके जो ये भाग दिख रहा है आपको खाली वाला, ये तो है कच्छ की खाड़ी। क्या है? कच्छ की खाड़ी। ठीक है, और ये जो भाग है ऊपर मैदानी भाग, इसको कहते हैं कच्छ का रण। इसको क्या कहते हैं? कच्छ का रण। कच्छ का रण। और ये दक्षिण वाला क्षेत्र है, यहाँ पे ये वाला भाग है, इसको कहते हैं खंबात की खाड़ी या केम्बे की खाड़ी। क्या कहते हैं इसको? खंबात या केम्बे। आपको केम्बे नाम ज़्यादा देखने को मिलेगा, इंग्लिश में केम्बे बोलते हैं इसको, केम्बे की खाड़ी। खंबात तो हिंदी के एटलस में देखने को मिलेगा आपको, इंग्लिश में आपको देखने को मिलेगा केम्बे की खाड़ी। ठीक है, तो केम्बे और खंबात एक ही बात है, एक ही खाड़ी है। यहाँ पर इसको कच्छ का रण, फिर कच्छ की खाड़ी, और ये खंबात की खाड़ी वाला क्षेत्र। ठीक है, तो ये जो नदी यहाँ से आकर के कहाँ निर्मित होती है? कच्छ के रण में। ये नदी नागौर, जोधपुर, पाली, बाड़मेर और जालोर होते हुए गुजरात में जाएगी। गुजरात से ये कच्छ के रण में चली जाएगी। कच्छ का रण है यहाँ पर गुजरात का मैदान। ठीक है, इसके इस तट पर, इस दाहिने तट पर एक नदी आती है जोजड़ी। एकमात्र नदी है इसकी दाएं तट पर, बाकी दाएं तट पर कोई नदी नहीं आती। इसका दायां भाग ऊपर वाला है, तो इसके दाएं तट पर एकमात्र नदी मिलती है इसमें, जोजड़ी नदी। बाकी सभी नदियां इसके बाएं तट पर मिलती हैं। कौन कौन सी? मीठड़ी है, सूकड़ी है, लीलड़ी है, जवाई है। इसकी नदियां हैं मीठड़ी, इसकी सहायक नदियों में मीठड़ी, लीलड़ी, सूकड़ी, जवाई,
भारत का जो अमृत सरोवर है बांध, भारत का जो जवाई बांध है वो भारत का अमृत सरोवर है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। जवाई बांध बहुत ज़्यादा मीठा है, यहाँ पर इसको अमृत सरोवर भी बोला जाता है। जवाई नदी पे निर्मित किया हुआ बांध है जवाई बांध, यानी पाली में है ये पाली है। इसके बाएं तट पर मिलती हैं ये नदियाँ। ठीक है, ये नदियाँ जो मिलती हैं इसके बाएं तट पर मिलती हैं। मीठड़ी, लीलड़ी, सूगड़ी और जवाई इसकी सहायक नदियाँ हैं। जोजड़ी नदी ऐसी है जो इसके दाएं तट पर है, नागौर से निकल करके आती है। ये कोई पहाड़ियों से नहीं निकल के आती, ये केवल यहाँ पे उच्च भूमि है, उस उच्च भूमि से निकल करके जोजड़ी नदी आकर के इसके दाएं तट पर मिल जाती है नागौर में। ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी सहायक नदियाँ। और ये नदी जब बाड़मेर में प्रवाहित होती है तो बाड़मेर का एक क्षेत्र है बालोतरा, इस बालोतरा तक तो इसका पानी होता है मीठा। इस नदी, लूणी नदी का अजमेर में, नागौर में, जोधपुर, पाली में तो इसका जल कैसा होगा? मीठा। और बाड़मेर के जो बालोतरा क्षेत्र है उस बालोतरा क्षेत्र तक पहुँच कर के ये नदी खारापन ग्रहण कर लेती है। क्यों? क्योंकि वहाँ की मिट्टी में लवणता की मात्रा अधिक, तो वहाँ पे उस लवण तत्वों के कारण वो लवण तत्व इस पानी में घुल जाते हैं और ये नदी वहाँ से खारी हो जाती है। इसलिए इस नदी को खारी मीठी नदी भी कहते हैं, या मिट्टी खारी नदी भी कहा जाता है। ठीक है, हो गया इसका। ये लूणी नदी है, इसका जल मीठा कहाँ तक है? बालोतरा तक है। बालोतरा के बाद में ये खारी नदी कहलाती है। ठीक है, पहले ये मीठी नदी कहलाती है। तो ये तो बात हो गई लूणी की। दूसरी बात करते हैं हम इसके बाद में पश्चिम बनास। लूणी के बाद में कौन सी नदी है? ये तो हो गई आपकी लूणी नदी। अब बात करते हैं हम पश्चिम बनास की। पश्चिम बनास नदी तो किसकी सहायक है? यहाँ राजसमंद से निकल कर भीलवाड़ा होते हुए, टोंक होते हुए वो तो यहाँ सवाई माधोपुर में मिल जाती है, वो तो बनास है। ठीक है, बनास नदी है, वो तो किसकी सहायक है? चंबल की। ठीक है, ये पश्चिम बनास है। पश्चिम बनास है वो नदी, पश्चिम बनास वाली। यहाँ पे अरावली है, अरावली का दक्षिण पश्चिम वाला भाग है, इस दक्षिण पश्चिम वाले भाग से ये निकलती है। अरावली के दक्षिण पश्चिम भाग से निकलती है, गुजरात में बहती है। ठीक है, ये गुजरात में चली जाएगी, यहाँ पर निकल करके गुजरात में चली जाएगी और कच्छ की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। कहाँ गिरती है? कच्छ की खाड़ी में। बनास नदी अरावली की दक्षिण पश्चिम जो क्षेत्र है, अरावली के दक्षिण पश्चिम जो ढाल है वहाँ से निकलेगी और वहाँ से निकल करके गुजरात में प्रवाहित होती है। गुजरात में प्रवाहित होने के बाद में ये कच्छ की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। ये हो गई पश्चिम बनास। एक नदी है यहाँ पे साबरमती। अरावली की जो यहाँ पर सिरोही वाली पहाड़ियाँ हैं, सिरोही वाली पहाड़ियों के यहाँ पर इसका ढाल है। यहाँ पे इस सिरोही वाली पहाड़ियों के यहाँ पे ढाल है दक्षिण पूर्व की तरफ, यहाँ से निकलती है दक्षिण पूर्व सिरोही की पहाड़ियों से। कौन सी नदी? साबरमती नदी। साबरमती नदी है वो यहाँ पर सिरोही की पहाड़ियों से दक्षिण पूर्वी ढालों से निकलती है और यहाँ से निकलने के बाद में ये गुजरात में एंटर करती है। यहाँ पे गुजरात में एंटर करने के बाद में साबरमती नदी और यहाँ गुजरात में बहते हुए इसी के तट पर यहाँ पे गुजरात का अहमदाबाद और गांधीनगर जो शहर हैं, दो नगर हैं, एक तो अहमदाबाद और एक नगर कौन सा है? गांधीनगर। ये दोनों के दोनों कहाँ पर हैं? इस साबरमती नदी के तट पर स्थित हैं। इस तट पर दो शहर नगर हैं गुजरात के, अहमदाबाद भी है और गांधीनगर भी है। ये दोनों कहाँ पर है? साबरमती नदी पर। और जाकर के ये कहाँ गिरेगी? खंबात की खाड़ी में। ये कहाँ गिरती है? खंबात की खाड़ी में, साबरमती। इसके तट पर दो शहर कौन कौन से हैं? एक तो अहमदाबाद है और एक गांधीनगर है। ठीक है, अगली बात करते हैं हम इस यहीं पर माही नदी की। राजस्थान वाला पार्ट हो गया। यहाँ पर इस क्षेत्र में तीन नदियों की बात कर ली हमने। तीन नदियाँ कौन कौन सी? एक तो की हमने यहाँ पर लूणी की, एक बात की हमने यहाँ पर पश्चिम बनास की और एक बात की हमने साबरमती की। अब बात करते हैं हम माही नदी की। माही नदी है, माही नदी मध्य प्रदेश की जो मेहद झील है, मध्य प्रदेश में एक झील का नाम है मेहद झील। यहाँ से निकल करके मेहद झील यहाँ विंध्याचल की पहाड़ियों में है। विंध्याचल की पहाड़ियों में यहाँ एमपी में एक झील है, यहाँ पे मेहद झील। राजस्थान की स्थिति ये वाली है। ठीक है, ये राजस्थान वाली स्थिति है, ये गुजरात है। तो मेहद झील से निकल करके ये बांसवाड़ा, दक्षिण में जो राज्य है राजस्थान के यहाँ पे क्षेत्र है उसका नाम क्या है? बांसवाड़ा। इसके पास में है डूंगरपुर और इसके ऊपर है यहाँ पे उदयपुर। ठीक है, इसके पास यहाँ प्रतापगढ़ है, यहाँ पे प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और ये उदयपुर वाला क्षेत्र। इसके ऊपर है यहाँ पे चित्तौड़। ठीक है,
तो आप राजस्थान के दक्षिणी भाग में देखोगे तो ये बांसवाड़ा है। बांसवाड़ा का एक क्षेत्र है खांडू, यहाँ पे ये तो हमें झील मध्य प्रदेश की यहाँ से तो निकलती है नदी, और जो बांसवाड़ा का क्षेत्र है खांडू गांव से ये बांसवाड़ा में प्रवेश करती है। कहाँ प्रवेश करती है? बांसवाड़ा में। यहाँ पे इस नदी में बांसवाड़ा से होते हुए ये प्रतापगढ़ की ओर यहाँ जाती है। प्रतापगढ़ की जो जाखम नदी इसमें मिलती है, यहाँ पे इसमें सोम नदी आकर के मिलती है। त्रिवेणी संगम है बेणेश्वर नामक स्थान पे डूंगरपुर में, सोम जाखम और माही का तीनों का यहाँ पे त्रिवेणी संगम है बेणेश्वर धाम में डूंगरपुर में, नवाटापुरा क्षेत्र के पास में। ठीक है, यहाँ से ये निकल करके डूंगरपुर बांसवाड़ा की सीमा से होते हुए वापस ये कहाँ आएगी? गुजरात में आएगी। यहाँ पे यू आकार में जाती है और यू आकार में वापस आती है। मध्य प्रदेश से संबंधित है, राजस्थान से संबंधित है और गुजरात से संबंधित है। 3 राज्यों से संबंधित नदी है। ठीक है, यहाँ अपने राजस्थान के दक्षिणी भाग से यहाँ बांसवाड़ा से कर्क रेखा गुजरती है। तो इस कर्क रेखा को 2 बार काटती है। एक बार तो काटते हैं बांसवाड़ा में, फिर दोबारा ये प्रतापगढ़ की और बांसवाड़ा की सीमा से होते हुए डूंगरपुर और बांसवाड़ा की सीमा बनाते हुए वापस ये बांसवाड़ा में एंटर करेगी, तो ये वापस इसको काटेगी। तो ये कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है। ठीक है, एकमात्र नदी विश्व में कर्क रेखा को काटने वाली नदी कौन सी है? कर्क रेखा कर्क रेखा को काटने वाली माही नदी है, 2 बार काटने वाली नदी। ठीक है, तो यहाँ पर ये बांसवाड़ा, फिर प्रतापगढ़ और फिर डूंगरपुर और बांसवाड़ा से होते हुए वापस गुजरात में एंटर कर जाएगी। ठीक है, ये नदी यहाँ पर माही नदी है, इसमें 2 नदियाँ मिलती है, एक तो जाखम मिलती है, एक यहाँ पे सोम मिलती है। यहाँ आकर के ये बाद में वापस गुजरात में बहते हुए खंबात की खाड़ी में अपना डेल्टा बना देती है। ठीक है, खंबात की खाड़ी में यहाँ पे ये मिल जाती है। ये है माही नदी। अब इस माही नदी पर माही बजाज सागर परियोजना बनाई गई है। यहाँ पे क्या बनाई गई है? माही बजाज सागर परियोजना। उस परियोजना में कई बांध हैं। ठीक है, एक तो यहाँ पे मान लो इसने माही सागर परियोजना है, देखो इसको समझना, माही सागर परियोजना, माही बजाज सागर परियोजना। ठीक है, इस परियोजना के अंदर जो ये परियोजना स्थापित की गई है, इसी में यहाँ पर राजस्थान में 2 बांध बने हैं। इस परियोजना के तहत राजस्थान में तो कितने बांध बने हैं? 2, और 1 बना है गुजरात में। गुजरात में कितने हैं? 1। ठीक है, इसके अंदर 2 हैं, वो कौन से हैं? एक तो है यहाँ पे माही बजाज बांध, माही बजाज बांध है, बजाज सागर बांध, और एक बांध है यहाँ पे कागदी पिकअप बांध, कागदी पिकअप बांध। ठीक है, ये तो कहाँ है? राजस्थान में है, बांसवाड़ा में। यहाँ पे गुजरात में है एक बांध, कडाना बांध। कौन सा बांध है? कडाना बांध। ये कहाँ है? ये गुजरात में है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका हिस्सा गुजरात का 45%, वैसे तो इसकी लागत तो 50-50 है, लेकिन यहाँ इसमें माही बजाज परियोजना से जो बिजली बनती है उस पर 55% हिस्सा तो किसका है? राजस्थान का। 45% उसका यूज कौन करता है? गुजरात करता है। ठीक है, माही बजाज परियोजना है, वहाँ पे जो जल विद्युत उत्पादन होती है उसका 55% भाग है, वो तो कहाँ यूज होता है? राजस्थान में। 45% यूज करता है गुजरात। ठीक है, ये बात हो गई आपकी इसकी। इसके बाद हम बात करते हैं नर्मदा नदी की। माही नदी हो गई, मध्य प्रदेश से निकलती है, राजस्थान में बहती है, फिर गुजरात में होते हुए फिर खंबात की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है अपने डेल्टा बना करके। ये तो बात हो गई अपने माही नदी की। इसके बाद हम बात करते हैं नर्मदा नदी। कौन सी नदी? नर्मदा। नदी का नाम क्या है? नर्मदा नदी। ये नर्मदा नदी है, यहाँ पे 2 पर्वत श्रृंखलाएं हैं, एक तो है विंध्याचल और एक क्या है? सतपुड़ा। दोनों ही पर्वत भ्रंशोत पर्वत है। कौन से पर्वत हैं? भ्रंश रेखाओं से निर्मित, भ्रंशोत यानी कि भ्रंश रेखाओं से निर्मित पर्वत है। ठीक है, 2 भ्रंश रेखाओं के बीच में जो ऊपर उठा हुआ भाग होता है उसको बोलते हैं भ्रंशोत पर्वत या ब्लॉक पर्वत।
ठीक है। यहाँ पे ब्लॉक पर्वत दो हैं, विंध्याचल वाला और एक सतपुड़ा। इनके मध्य में जो इस भ्रंश रेखा में बहने वाली जो नदी है उस नदी को कहा जाता है नर्मदा नदी। भ्रंश रेखा में बहने वाली ये कहाँ से निकलती है, इसका उद्गम कहाँ से होता है, ये मध्य प्रदेश की जो अमरकंटक की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पे अगर मध्य प्रदेश की बात करें उद्गम में, उद्गम कहाँ है इसका, मध्य प्रदेश की अमरकंटक की पहाड़ियों, अमरकंटक की पहाड़ियों के पास नर्मदा कुंड है, नर्मदा कुंड वहाँ से निकलती है, नर्मदा कुंड के पास से निकलती है ये नदी, और निकल करके ये मध्य प्रदेश में बहने के बाद में महाराष्ट्र में एंटर करती है। महाराष्ट्र के बाद में ये गुजरात में जाती है और गुजरात के बाद में खंबात की खाड़ी में जाकर के ये अपने जल को छोड़ती है और यहाँ पे ये एस्चुरी का निर्माण करती है। यहाँ पर किसका निर्माण करती है, ये एस्चुरी का, अरब सागर में अपने जल को गिरा देती है। ठीक है, मध्य प्रदेश में बहती है, फिर ये महाराष्ट्र में एंटर करती है, फिर ये गुजरात में एंटर करती है, फिर ये अरब सागर में अपने जल को गिरा देती है। ठीक है, 3 राज्यों से संबंधित होने के कारण इसके प्रवाह क्षेत्र को 3 राज्यों में, एमपी में 3 राज्यों से संबंधित है। एक तो मध्य प्रदेश में इसका प्रवाह क्षेत्र है वो कितना है, 87%। यहाँ पे हम बात करें, यहाँ गुजरात की और महाराष्ट्र की, गुजरात में इस नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वो क्षेत्र कितना है, यहाँ पे 11.5%, गुजरात में, और महाराष्ट्र में 1.5% है। यानी कुल इसका 100% प्रवाह क्षेत्र को देखें तो यहाँ पर 11.5 तो कहाँ पर है, गुजरात में है, और महाराष्ट्र में कितना है, 1.5% इसका प्रवाह क्षेत्र है। ठीक है, ये बात हो गई इसकी नर्मदा की। इस नर्मदा की बात करें तो यहाँ पे निर्मित नर्मदा घाटी है, यहाँ पे नर्मदा घाटी जो निर्मित की गई है वो 4 राज्यों से संबंधित है। उसके अंदर इस मध्य प्रदेश के साथ में राजस्थान भी आता है। कौन सा भाग आता है, राजस्थान। तो इन चारों राज्यों से संबंधित है कौन सी परियोजना, नर्मदा घाटी परियोजना, नर्मदा घाटी परियोजना। यहाँ पे नर्मदा घाटी परियोजना निर्मित की गई है, वो परियोजना 4 राज्यों से संबंधित है, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान। राजस्थान में भी इसका पानी आता है जालौर तक। ठीक है, यहाँ पर जो बूंद बूंद सिंचाई पद्धति अपनाई गई है वो नर्मदा घाटी परियोजना से ही अपनाई गई है। ठीक है, इसके बाद अगर हम इसमें मुहाने की बात करें, नर्मदा नदी का जो तट है या मुहाना है, उसके मुहाने पे एक नगर बसा हुआ है, उसका नाम है भड़ोंच। कौन सा तट है, नगर है, भड़ोंच नगर है। ये कहाँ पर है, इसके तट पर या इसका मुहाना है उसके पास में नगर स्थित है भड़ोंच। और इसका जो मुहाना है जहाँ पे ये गिरती है नदी एस्चुरी बनाकर, उस मुहाने के सम्मुख, यहाँ पे सम्मुख एक द्वीप का निर्मित हुआ है। सम्मुख द्वीप कौन सा है, वो अलिया बेट। यहाँ पे एक द्वीप का निर्माण हुआ है, उस द्वीप का नाम क्या है, अलिया बेट द्वीप है। ठीक है, नर्मदा के मुहाने के समूह एक द्वीप बना हुआ है, उस नदीकृत द्वीप का नाम है अलिया बेट, और इसके मुहाने के समूह एक नगर बसा हुआ है, वो कौन सा है, भड़ोंच नगर। ठीक है, तो ये नदी कौन सी है, नर्मदा नदी। उदयपुर की जो नर्मदा का उद्गम कहाँ होता है, मध्य प्रदेश की अमरकंटक की जो पहाड़ियाँ हैं उनके पास में नर्मदा कुंड है, वहाँ से तो ये निकलती है। फिर विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य की जो क्षेत्र है भ्रंश घाटी वाला, वहाँ से प्रवाहित होती हुई ये गुजरात में एंटर करती है, फिर महाराष्ट्र से होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है, इस नदी पर एक परियोजना बनाई गई थी, नर्मदा घाटी परियोजना, जो कि 4 राज्यों से संबंधित है, राजस्थान है और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, इन चारों से संबंधित है इसकी नर्मदा घाटी परियोजना। ठीक है, और यहाँ पर इसकी सहायक नदियाँ देखें, यहाँ पर इस नर्मदा की जो सहायक नदियाँ हैं वो नदियाँ यहाँ पे है, यहाँ पर अंकलेश्वर है, अंकलेश्वर, दूधी, तवा है, यहाँ पर इसकी सहायक महेश्वर है, महेश्वर कौन कौन सी है, अंकलेश्वर, दूधी, तवा, गंजल, यहाँ पे इसकी सहायक नदियाँ, एक गंजल भी है, हिरन भी है,
ठीक है, ये नदियाँ क्या है इसकी सहायक नदियाँ हैं, किसकी, नर्मदा की। यहाँ पे अंकलेश्वर है, दूधी है, तवा है, महेश्वर, गंजल, हिरन, ये नदियाँ जो है ये नदियाँ इस नर्मदा की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं इसकी सहायक नदियों के बाद में, इसको ध्यान में रख लेना आप। इसके बाद में ताप्ती नदी। ताप्ती नदी जो है वो सतपुड़ा जो पर्वत श्रृंखला है, सतपुड़ा भी कैसा पर्वत है, ब्लॉक पर्वत है, ब्रह्मस्रोत पर्वत है, सतपुड़ा भी उसके दक्षिणी ढालों से, सतपुड़ा पर्वत है, जैसे ये नर्मदा पर्वत है, ये सतपुड़ा, ये दोनों ब्रह्मस्रोत पर्वत है, इसके मध्य से यहाँ से तो गुजरने वाली नर्मदा नदी है, इसके दक्षिणी ढालों से यहाँ से जो नदी गुजरती है उसका नाम क्या है, ताप्ती। कौन सी नदी है, ताप्ती। ताप्ती भी एस्चुरी निर्मित करने वाली नदी है। कौन सी नदी है, एस्चुरी, जवार नदमुख जो निर्मित करती है वो नदी कौन सी है, ताप्ती। ये ताप्ती नदी भ्रंश रेखा में बहती है, जैसे ये नर्मदा बहती है वैसे ही ताप्ती भी कहाँ बहती है, भ्रंश रेखा में। इस भ्रंश रेखा का जो पूर्वी प्रसार है, इधर तो ये नदियाँ बहती हैं, इसका पूर्वी प्रसार भ्रंश रेखा का है, इसमें यहाँ तो महानदी बहती है इस भ्रंश रेखा के सहारे, और इसके सहारे गोदावरी बहती है। तो इस भ्रंश का ही अग्र प्रसार है ये। कौन सी भ्रंश का, नर्मदा भ्रंश, और ये जो ताप्ती भ्रंश है इसका ही अग्र प्रसार है, जहाँ पे महानदी और गोदावरी बहती है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रख लेना आप। ये एस्चुरी बनाने वाली नदी है ताप्ती नदी। ठीक है, इसका उद्गम देखें तो उद्गम मध्य प्रदेश का एक जिला है बैतूल। यहाँ एमपी का एक जिला कौन सा है, बैतूल। बैतूल जिला कहाँ है, एमपी मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सतपुड़ा पहाड़ियों से, मध्य प्रदेश में बैतूल जिला है, उस बैतूल जिले की सतपुड़ा की जो पहाड़ियां हैं वहां से ये नदी निकलती है। ठीक है, भ्रंश के सारे बहती हुई ये नदी आगे जाकर के अरब सागर में जाकर के अपने डेल्टा को या एस्चुरी को बना देती है। इसके मुहाने के सम्मुख, इसका जो मुहाना है इस नदी का, मुहाने के सम्मुख एक नगर है सूरत शहर। सूरत जो शहर है वो सूरत शहर है, वो कहाँ बसा हुआ है, इसके तट पे ही है, मुहाने के तट पर ही है। और यहाँ पर इसके जो द्वीप निर्मित हुआ, इसके मुहाने के सम्मुख एक द्वीप है खड़िया बेट। नर्मदा के सामने तो कौन सा था, अलिया बेट, और इसके जो सामने है वो खड़िया बेट है, द्वीप निर्मित है इसके मुहाने के सम्मुख भाग पर। ठीक है, ये तो बात हो गई इसकी। अब इसके जो अंदर इसकी जो सहायक नदियाँ, एक तो चंद्रभागा है, एक विश्वामित्री, एक गांधारी है, तीन है इसकी, तीन सहायक नदियां हैं। एक तो चंद्रभाग और एक है यहाँ पे गांधारी। कौन सी है, गांधारी। और एक नदी और है उसका नाम है विश्वामित्री। कौन सी है, विश्वामित्री। ये तीन नदियां इसकी सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी हैं, चंद्रभाग, विश्वामित्री और गांधारी। ये तीन नदियां ताप्ती की सहायक नदियां हैं। ठीक है, वापस रिपीट कर रहा हूँ, ताप्ती नदी, ये नदी एस्चुरी निर्माण करने वाली नदी है। ये नदी सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं, यानी कहाँ पर है, बैतूल जिले में, मध्य प्रदेश की सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ से निकलती हैं, भ्रंश रेखा से सारे बहती हैं। ठीक है, ये नदी यहाँ पे भ्रंश रेखा निर्मित करती है। इसकी लंबाई माने अगर इसकी एस्चुरी की तो 724 किलोमीटर लंबी नदी है। ठीक है, एस्चुरी करने वाली। और ये नदी है इसके मुहाने के तट पर या मुहाने के पास में, यहाँ पे एक शहर बसा हुआ है सूरत। सूरत शहर इसी के मुहाने पर है, और इसके मुहाने के सम्मुख एक द्वीप है, उस द्वीप का नाम है खड़िया बेट। ठीक है, इसकी सहायक नदियों में देखें तो इसकी सहायक नदियों में हमने तीन नदियों में लिया, एक तो चंद्रभाग नदी, विश्वामित्री और गांधारी। इन तीन नदियाँ इसकी सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, अगली नदी की बात करें हम तो शरावती नदी। इधर हम भारत के ही इस क्षेत्र में बात करें तो अगली नदी कौन सी है, शरावती। शरावती नदी है कर्नाटक से शिमोगा नामक स्थान से निकलती है। कर्नाटक के शिमोगा क्षेत्र से निकलती है। और ये कहाँ पर है, यहाँ पे हम भारत में देखें तो ये यहाँ कर्नाटक वाला क्षेत्र है। कर्नाटक के यहाँ पश्चिमी घाट वाला पश्चिमी भाग, इस पश्चिमी भाग में शिमोगा क्षेत्र से निकल करके यहाँ पे एस्चुरी बना करके सीधा यहाँ जल कहाँ गिरा देगी, अरब सागर में। कर्नाटक के शिमोगा से निकलते ही ये कहाँ चली जाएगी, अरब सागर में चली जाएगी। ठीक है, लेकिन ये जो अपने प्रवाह मार्ग है, इसका जो मार्ग है, इस प्रवाह मार्ग में एक जलप्रपात का निर्माण करती है। वो जलप्रपात कौन सा है, जोग या गरसोपा, जोग जलप्रपात या गरसोपा, या इसको बोलते हैं महात्मा गांधी जलप्रपात। महात्मा गांधी जलप्रपात भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात, सबसे ऊंचा।
भारत का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वो कौन सा है? जोग या गरसोपा या महात्मा गांधी जलप्रपात है। ये कहाँ पर है? ये है कर्नाटक में। और ये कौन सी नदी पर है? तो शरावती नदी पर है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात निर्मित करने वाली नदी कौन सी है? तो शरावती नदी है। कहाँ पर? कर्नाटक में। इस क्षेत्र में यहाँ पे ये एस्चुरी का निर्माण करती है ये नदी भी। ठीक है, तो इस प्रकार की नदियाँ पश्चिम की ओर जल ले जाने वाली है। इसमें एक दो नदी और पढ़ेंगे जो मांडवी है और इसके अंदर ज्वारी है। इसकी चर्चा हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।